और ध्यान से सुने, जो नए आए हैं बिल्कुल चुपचाप रहना। हाँ, कहीं सिर के ऊपर से बात निकले, पता चली एक दूसरे से बातें कर, नहीं। जो नए आए हैं वो भी ध्यान से सुनो और सब लोग इधर देख करके श्रवण कीजिए। नए नगर के राजा बन गए हैं कौन? चंद्रहास, राजकुमार। राजा ने चंद्रहास जी को पढ़ने के लिए भेजा। उचित गुरुकुल में पढ़ करके आए, खूब विद्वान होकर के आए। इतने सुंदर हैं चंद्रहास जी की पूरी नगरी इनको देखने के लिए लालायित रहती है कि हमारे राजकुमार कितने सुंदर हैं। 1-1.5-2 वर्ष निकल गए। चंद्रहास जी का बढ़िया प्रेम से लालन पालन चल रहा था। नए अब चंद्रहास जी थोड़े कुमार अवस्था, युवावस्था के हो गए हैं। पहले क्या होता था कि एक बड़ा राज्य होता था और उस बड़े राज्य के नीचे 5-10 छोटे छोटे राज्य होते थे। तो बड़ा राज था कुंतलपुर, और जिस राज्य के अभी ये राजकुमार बने हैं वो छोटा राज्य था। तो छोटे राज्यों का एक नियम होता था कि साल भर का जितना भी कर होता था, टैक्स, वो इकट्ठा करके बड़े राज्य के राजा को दिया जाता था। जिस नगर के अभी राजकुमार बने थे चंद्रहास जी, उस नगर के राजा ने पिछले 1.5-2 वर्ष से कर नहीं दिया था कुंतलपुर के राजा को। ध्यान से सुनिएगा सब। गालव ऋषि कह के गए थे कि ये कुंतलपुर का राजा बनेगा और धृष्ट बुद्धि की बेटी से विवाह करेगा। अब ये लीला कैसे होगी सुनो, ठाकुर जी की लीला बड़ी अद्भुत है। कुंतलपुर के राजा एक दिन अपने मंत्री धृष्ट बुद्धि से कहते हैं, ये पास में एक नगर है, पास में एक राज्य है, वहां के राजा ने पिछले 1.5-2 वर्ष से कर नहीं दिया है। हमें लगता है वो हमारे भय से भयभीत नहीं है, उसको जानता नहीं है कि हम कितने कितने क्रूर हैं। अरे हम कुछ कहते नहीं है तो इसका मतलब यह है कि कर नहीं देगा, आप जाइए सेना लेकर के और कर वसूल करके लाइए, नहीं देवे तो राजा का सर धड़ से अलग कर देना। धृष्ट बुद्धि कहते हैं, जो आज्ञा, मैं जाता हूं। धृष्ट बुद्धि अपनी पूरी सेना के साथ निकलने लगे तो धृष्ट बुद्धि की पत्नी बोली, कहां जा रहे हैं? बोले एक नगर है, एक दूसरा राज्य है, वहां कर लेने जा रहा हूं। तो पत्नी बोली, आप तो इतने व्यस्त हो गए हैं राज्य के कार्यभार में कि घर पे तो ध्यान ही नहीं रहता आपका। बोले क्या हो गया? बेटी विषया बड़ी हो रही है, इसके लिए योग्य वर देख के आना। धृष्ट बुद्धि बोले, उसका तो मैंने काम तमाम करवा दिया सैनिकों से, जिसकी गालव ऋषि बोल के गए थे। हाँ अब सही है, अब लाली भी बड़ी हो रही है, मैं जाता हूं उस राज्य में, कर भी लेके आऊंगा और देख के भी आऊंगा। लाली के लिए अगर कोई योग्य वर मिलेगा तो मैं उसको देख के भी आऊंगा। बोले हाँ थोड़ा ध्यान रखना। हाँ ठीक। यहां से धृष्ट बुद्धि निकले हैं उस राज्य में कर लेने के लिए, उसी राज्य में जहां के राजकुमार हैं चंद्रहास। यहां राजा चंद्रहास जी से कहता है, बेटा अब थोड़ा कार्यभार भी देखना है, राजपाट भी देखना है। मुझे रात को याद आया कि हमने 2 वर्ष से कर नहीं दिया है कुंतलपुर के राजा को, तो मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारा राज्याभिषेक, तुमको पट्टाभिषेक हुआ, पट्टाभिषेक होता है मतलब उत्तराधिकारी, तुम्हारे पट्टाभिषेक में भी हमने उनको निमंत्रण नहीं दिया। मुझे लगता है कहीं बड़े नगर के राजा, कुंतलपुर के राजा कहीं नाराज ना हो जाए हमसे, तो एक काम करते हैं 2 वर्ष का कर और उसमें थोड़ा सा और मिला के 3 वर्ष का कर लेकर के मैं और तुम दोनों चलते हैं और राजा को कर दे देंगे, क्षमा मांग लेंगे और तुम्हारा परिचय भी करा दूंगा, दे मेरा राजकुमार है, क्योंकि मेरे बालक नहीं है तो अनाथ एक बालक को मैं अपना राजकुमार बना रहा हूं। चंद्रहास जी बोले ठीक है पिताजी चलो। इतने में ही गाजे बाजे बजने लगे और जोर से हल्ला होने लगा। बोले क्या हुआ? बोले कुंतलपुर के महामंत्री धृष्ट बुद्धि आए हैं। राजा ने उनका स्वागत किया। धृष्ट बुद्धि नाक चढ़ा करके आए थे। बोले हे राजन, 2 वर्ष हो गए तुमने कर नहीं दिया, राजा बहुत नाराज हो रहे हैं, कर देना है कि नहीं? नहीं महाराज जी, थोड़ी सी हमसे भूल हो गई और मैं तो आप तो जानते मेरी कोई संतान नहीं, एक अनाथ बालक को गोद लिया, उसके लालन पालन में और खुशी में हम इतने व्यस्त हो गए कि कर नहीं दे पाए। मैं आ ही रहा था, सारी तैयारी हो गई है, 2 वर्ष का कर और हम अपनी तरफ से उपहार रूप में 1 वर्ष और मिला करके 3 वर्ष का कर टैक्स जमा करने आ रहे थे। मेरे उत्तराधिकारी के साथ में आने वाला था। अच्छा तुमने उत्तराधिकारी भी चुन लिया और राजा को निमंत्रण तक नहीं दिया? बोले महाराज जी सब क्षमा, मुझे बस क्षमा कर दें, इतना जल्दी सब हुआ कि मैं भूल गया, मैं अपने उत्तराधिकारी से आपको मिलाऊं। उत्तराधिकारी कौन? चंद्रहास। बोला आओ बेटा। चंद्रहास जी जैसे ही सामने आए, धृष्ट बुद्धि ने देखा, देख करके बोले इसकी तो शक्ल देखी देखी सी लग रही है, इसकी आंख, इसकी नाक, इसकी सब, ये तो सब आदि। और धृष्ट बुद्धि को देख करके चंद्रहास भी मंद मंद मुस्कान, वो तो जानते ही थे कि ये कौन है। धृष्ट बुद्धि बोले ये बालक मैंने पहले देखा है, शायद कहीं तो देखा है। इतने में ही चंद्रहास जी प्रणाम करके बोले मैं चंद्रहास। धृष्ट बुद्धि तुरंत पूरी दिमाग में पूरी रील घूम गई पीछे। बोले वो कहां है सैनिक? उनको मैंने भेजा था इसको मारने के लिए, वो तो उंगली भी लेके आए थे मेरे पास। अच्छा बेटा जरा अपने चरण दिखाना। चंद्रहास जी ने जैसे पैर दिखाए तो एक अन्य उंगली थी नहीं।
ये कैसे कटी? बोले एक बार जंगल में बस कट गई थी। दृष्ट बुद्धि तो अपने हाथ पैर मोड़ने लगा, बोले कि उन सैनिकों को छोड़ूंगा नहीं, वापस लौट करके जाऊंगा, चारों पांचों को सूली पर चढ़ाऊंगा। फिर बच गया। दृष्ट बुद्धि बोले बहुत अच्छा है, तुमने अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन तुमसे एक नहीं, दो नहीं, अब अनेक गलतियां हो गई हैं राजा, अब तुमको बड़े कुंतलपुर के राजा तुमको छोड़ेंगे नहीं। बोले क्या हो गया? अरे तुमने इसका पट्टाभिषेक कर दिया और कुंतलपुर के राजा को भी नहीं बुलाया। बोले महाराज आप बचा लीजिए, हम आपको भी थोड़ा सा अलग से कर दे देंगे, कुछ करिए ना आप। तो दृष्ट बुद्धि कहते हैं अब एक काम होगा। बोले क्या? मैं यहां कर गिनवाने में रखता हूं, बाकी इसमें विलंब नहीं करना है, इसको आज ही कुंतलपुर भेजो। मैं एक पत्र लिख देता हूं और पत्र में अपने बेटे के नाम लिखूंगा। मेरे बेटे का नाम कल मैंने माधव बताया था, पर उनके बेटे का नाम मदन था। मदन के नाम एक पत्र लिख देता हूं। और सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, इधर देखो, यहां देखो। मदन के नाम एक पत्र लिख देता हूं और चंद्रहास तुम सीधे कुंतलपुर जाना, मेरे पुत्र मदन से मिलना। मैं पत्र में लिख दूंगा, वो बात संभाल करके तुमको राजा के पास ले जाके तुम्हारा परिचय करा देंगे कि ये दूसरे नगर का राजकुमार है, तो सब ठीक हो जाएगा। बोले ठीक है। अब धृष्ट बुद्धि ने पत्र लिखा, प्रिय पुत्र, अब कम शब्दों में लिखना है। मदन, संस्कृत में लिखा था और उसमें लिख दिया, मदन ये जो पत्र लेकर के तुम्हारे सामने खड़ा है, ये तुम्हारा घोर शत्रु है। बिना मेरी प्रतीक्षा करे, बिना मेरी आज्ञा माने, बिना मेरे आने का इंतजार किए इसको तुरंत विष दे देना। आज्ञा, तुम्हारा पिता दृष्ट बुद्धि। और पत्र बना करके उस पर सील लगा करके ऊपर जो मोहर होती है वो लगा करके पूरा उसको बंद करके दे दिया। चंद्रहास राजकुमार तुम ये पत्र लेकर के जाओ और इसको खोलना नहीं। नहीं, मैं क्यों खोलूंगा, मेरे पुत्र को ही देना, जा करके जाओ। चंद्रहास जी बड़े प्रसन्न, पत्र को अपनी पाग, पगड़ी पहनते थे, पाग में कोने में लगा लिया और निकल पड़े। बड़े खुश हो रहे थे, मेरी माँ, धाई माँ मुझे लेके जहां कुंतलपुर में आई, जहां मैं बड़ा हुआ, आज वहीं जा रहा हूं। प्रेम से पहुंचे। अर्धरात्रि, सुबह सुबह का 3-4 बजे का समय हुआ तब कुंतलपुर पहुंचे। तो मन में लगा कि अभी तो इतनी भोर है, सब उठे भी नहीं होंगे, अभी मैं मदन के पास चला जाऊंगा तो बड़ा काम खराब होगा। ये बगीचा है, यहाँ देवी का मंदिर है, थोड़ा यहीं स्नान ध्यान करके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। देवी प्रणाम करके स्नान ध्यान करके जैसे ही चंद्रहास जी सोए तो अपनी पाग उतार के रख दी। धीरे धीरे सूर्य उदय हुआ। इनकी बेटी का नाम क्या था? दृष्ट बुद्धि की विषया। आज विषया अपनी सब सहेलियों से मिली और सबने कहा कि चलो वहां बगीचे में चलते हैं, देवी मंदिर प्रणाम करेंगे, वहीं थोड़ी देर खेल के आते हैं। जैसे ये गई देवी मंदिर में प्रणाम करके बस खेल ही रही थी, वहीं एक वृक्ष के पीछे से इनको देखा कोई सो रहा है। और जैसे ही उन्होंने उसके रूप को देखा तो सुंदर तो थे ही चंद्रहास, प्रसन्न हो गए। अच्छा, अधिकतर अच्छी जोड़ियां देवी मंदिर में ही बनती हैं। राम जी और जानकी जी पहली बार कहां मिले थे? जनकपुर में, वहां भी देवी मंदिर में ही और एक दूसरे का दर्शन हुआ था। रुक्मणी जी श्री ठाकुर जी को देवी मंदिर में ही मिली थी। गोपियों को भी कात्यायनी, महामाये, महायोगिन्यधीश्वरी, गोपियां भी देवी से ही प्रार्थना करती थी कि कृष्ण हमको पति रूप में मिले। फिर देवी की कृपा से ही रास विहार हुआ, योग मायाम उपाश्रित। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी को मिलाने में देवी बड़ी सहायक है, क्यों बहन है ना उनकी। बहन को प्रसन्न करो, बहन को राजी कर दो तो भाई को सहजी मिला देती हैं। चंद्रहास का रूप देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई, कितना सुंदर है। तभी देखा पास में पाग रखी है और उसमें जो चिट्ठी लगी है, चिट्ठी में मोहर हमारे राज्य की है। कन्याओं का ऐसा स्वभाव होता ही है कि वो रोक नहीं पाती स्वयं को। जहां कुछ गुप्त रखा है तो उनको टटोलना ही है कि क्या है ये। सॉरी, हाँ, बुरा नहीं मानना।